संविधान के दायरे में किसी भी देश का चलना और कानून का राज होना पहली प्राथमिकता होती है। लेकिन अगर वो पहली प्राथमिकता राजनीतिक सत्ता के ताकत के हिस्से में चली जाए तब क्या क्या हो सकता है, इसके एहसास भर से आपकी रूह कांप जाएगी। 73 बरस पूरे हो गए भारत के संविधान को लागू हुए, लेकिन क्या इन 73 बीते हुए बरसों में कभी आपने कोई ऐसी आवाज सुनी जिसमें देश की सत्ता यह कहे कि सुप्रीम कोर्ट के जज चुनकर तो नहीं आते हैं, जनता तो उन्हें नहीं चुनती है, तो फिर वह अपने बारे में खुद फैसला कैसे ले सकते हैं? और यह कहने वाला शख्स कोई दूसरा नहीं, देश का कानून मंत्री हो। इतना ही नहीं, यह आवाज भी आए कि संविधान को सुप्रीम कोर्ट ने बंधक बना लिया है। अगर कार्यपालिका कुछ इधर उधर भटक जाए तो उसे संविधान के अनुसार पटरी पर लाने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ही इस देश में होता है। क्या गणतंत्र दिवस के मौके पर संविधान को समझने और संविधान के जरिए जो चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था की गई उसे जानने की है, या फिर राजनीतिक सत्ता जिस अंदाज में चल पड़ी है उसका प्रभाव देश की समूची राजनीति पर पड़ा है? यह भी एक दूर की बात है कि एक रिटायर्ड जज ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को बंधक बना लिया है और उस पर मोहर लगाने की स्थिति में देश के कानून मंत्री आ गए। और इतना ही नहीं, इस देश के उपराष्ट्रपति ने भी जिस अवस्था में सुप्रीम कोर्ट में जजों के चुने जाने को लेकर सीधे सीधे भारत की लोकतांत्रिक परिस्थितियों पर आघात बता दिया, उसने भी सवाल खड़े किए, क्या वाकई अब संविधान की व्याख्या करने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट नहीं, खुद सत्ता है, सरकारें हैं? और यह धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 26 जनवरी यानी आज ही के दिन तेलंगाना में कुछ ऐसा नजारा नजर आया जहां पर वहां पर गवर्नर के हाउस में जब 26 जनवरी को सलामी ले रहे थे वहां के गवर्नर, तो वहां मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री और वहां की सरकार ने इस बात का अंदेशा भी दे दिया कि हमें गवर्नर की जरूरत नहीं है क्योंकि राजनीतिक टकराव है, और यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। क्या ऐसी स्थिति इस देश के भीतर में आ चुकी है जहां पर हर चुनी हुई सत्ता को लगता है वह संविधान से ऊपर है? हाईकोर्ट ने निर्देश भी दिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइन है और इस देश की लाइन है उसका आप पालन कीजिए और राज्यपाल जिस परेड की सलामी लेंगे उसकी व्यवस्था कीजिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम इस बात को रखें, लेकिन उससे पहले बहुत सारे सवाल आपके जहन में आ जाने चाहिए। सीबीआई को 6 राज्यों ने कहा घुसने नहीं देंगे। जिक्र हुआ जीएसटी कलेक्शन को लेकर राज्यों को पैसा नहीं मिला, तब भी यह सवाल उठा कि राज्यों की वित्तीय अवस्था भी केंद्र सरकार चाहती है कि उस पर टिक जाए। जब इस देश के भीतर में किसानों को लेकर कानून बना तो तमाम राज्यों के विधानसभाओं के भीतर से यह आवाज आई कि राज्यों के अधिकारों पर केंद्र सरकार चल पड़ी है। और जब सुप्रीम कोर्ट की इस चकाचौंध भरी तस्वीर को आप देख रहे हैं तो हमें लगता है कि हम इस मौजूदा वक्त में जो संकट संविधान को लेकर चुनी हुई राजनीतिक सत्ताओं के भीतर भर चुका है अपनी ताकत के एहसास के साथ, तो ऐसे में किसी की क्या महत्ता हो सकती है, तो एक तस्वीर 2019 की आपको जरूर देखनी चाहिए। यह तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दोबारा जीत के आए तो इस बार वो संसद की चौखट पर नतमस्तक नहीं हुए, वो नतमस्तक हुए भारत के संविधान के सामने, जो संकेत दे रहा था क्या वाकई इस देश के भीतर में एक वक्त इमरजेंसी भी तो लगी थी और संविधान ताक पर रखा गया था, लोगों के मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए थे। लेकिन हुआ क्या? संविधान की व्याख्या करने वाले सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति से जो मामला शुरू हुआ वह शुरू होते होते इस अवस्था में आ गया कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने भी राजनीतिक सत्ता से टकराव लेने की मनस्थिति बना ली, यानी मेंटल लेवल पे खुद को लेकर आ गई। और जिन जजों की नियुक्ति का पूरा प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट ने भेजा, उसको अगर सरकार ने खारिज कर दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल उन रिपोर्ट्स को सार्वजनिक कर दिया जिस रिपोर्ट को आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो और देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी रॉ ने तैयार किया, और उन्होंने जो जजेस की नियुक्ति होने वाली है उनके बारे में जो रिपोर्ट थी उसे खुले तौर पर रख दिया। यह कौन सी परिस्थिति, और इन सब के बीच जो रिपोर्ट सौंपी गई रॉ और आईबी की, जिसे माना जाता है कि बहुत संवेदनशील रिपोर्ट होती है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक कर दिया, यह कहते हुए कि खुद ही देख लीजिए कि क्या रॉ कह रही है, क्या आईबी कर रही है। तब ऐसे में सवाल सिर्फ टकराव भर का नहीं है, क्योंकि यह पहला मौका है कि आज गणतंत्र दिवस के मौके पर जो आंध्र प्रदेश से निकलकर जो तेलंगाना बना और वहां की जो राजनीतिक सत्ता मौजूदा वक्त में केसीआर की है, उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस की कोई औपचारिक परेड और गार्ड ऑफ ऑनर नहीं होगा।
इतना ही नहीं, अब जब बजट सत्र 3 तारीख से शुरू होगा तो उसमें विधान परिषद और विधानसभा की जो संयुक्त बैठक होती है उसमें सरकार की उपलब्धियों का पूरा खांचा राज्यपाल पढ़ते हैं और राज्यपाल के अभिभाषण से विधानसभा शुरू होती है। लेकिन यह भी कह दिया गया हमें आपकी जरूरत नहीं है और राज्यपालों से टकराव की स्थिति में आधे दर्जन राज्य इस दौर में आ चुके हैं। केरल, बंगाल, पंजाब, झारखंड, महाराष्ट्र सभी अपने तौर पर टकरा रहे हैं राज्यपालों से। तो मुख्यमंत्रियों को जरूरत नहीं है राज्यपालों की। लेकिन अगर मुख्यमंत्रियों को राज्यपाल की जरूरत नहीं है, मौजूदा देश की सत्ता को सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं है और संविधान का जाप अगर हर कोई कर रहा है और संविधान की शपथ लेकर पद पर बैठ रहा है, तो अगला सवाल यही है कि इस गणतंत्र दिवस के मौके पर गणतंत्र को कैसे याद किया जाए। क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ किसी राज्य ने कहा हमें गवर्नर की जरूरत नहीं, मामला हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, जो सेंटर की गाइडलाइंस हैं उसके तहत ही 26 जनवरी मनाई जाए। और फिर यह तय हुआ कि जो सिकंदराबाद परेड ग्राउंड है वहां पर राज्यपाल जाएंगे। लेकिन राज्य सरकार ने 2-3 बातों का जिक्र किया। उसमें कहा कि दरअसल कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संस्करण से खतरे में परिस्थितियां, ऐसे में आप वहां नहीं जाएं और हम भी सुरक्षा व्यवस्था ऐसे में नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में वहां की हाईकोर्ट ने कहा आप रिपोर्ट दीजिए। जब आप कोरोना वायरस का जिक्र करते हैं और 26 जनवरी की उस परेड में राज्यपाल को जाने से रोकते हैं, तो आपने राज्य में कौन से नियम कानून लागू कराए हैं? उसकी रिपोर्ट अभी सौंपी नहीं गई है, लेकिन कई बातें इंगित करती हैं कि राज्यों को राज्यपाल नहीं चाहिए। और खम्माम की बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी थी, कोई बीजेपी का नहीं था, गैर बीजेपी शासित राज्य थे। केंद्र में बीजेपी की सत्ता है जिसे सुप्रीम कोर्ट को हांकना है अपने लिहाज से, और राज्यों में जहां पर बीजेपी की सत्ता नहीं है उन्हें गवर्नर को हांकना है अपनी स्थिति में। इन दोनों परिस्थितियों के बीच जरा चलने की कोशिश आज कीजिएगा, क्योंकि सवाल गणतंत्र दिवस के दिन का और इस दौर में कॉन्स्टिट्यूशन का है। लड़ाई तेलंगाना में भी इस बात को लेकर हुई थी कि एमएलसी की एक नियुक्ति होनी और राज्यपाल से वहां की सरकार कह रही थी हमारे इस नेता को आप नामांकित कर दीजिए, जिसको राज्यपाल ने नहीं किया। यह अगस्त 2021 का सवाल है। वहां से चीजें शुरू हुई और होते होते 26 जनवरी तक आकर खड़ी हो गई, जिसमें हाईकोर्ट को भी कूदना पड़ा। हाईकोर्ट भी राजनीतिक सत्ता के सामने कैसे खड़ा हो पाएगा अगर वहां पर विधानसभा और वहां की सत्ता यह कहे हम नहीं चाहिए हमें राज्यपाल, तो वो क्या करेगा? तो क्या केंद्र वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दे? वही केंद्र जो सुप्रीम कोर्ट को मान्यता नहीं दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति पर सवाल खड़ा कर रहा है और इस बात का जिक्र कर रहा है कि आपको जनता ने नहीं चुना है। तो क्या इस देश के भीतर में हर इंस्टीट्यूशन को लेकर, चाहे वो सीबीआई का डायरेक्टर हो, चाहे ईडी का डायरेक्टर हो, चाहे सीवीसी हो, चाहे सीएजी हो, कोई भी, यानी तक यहां तक कि जो इलेक्शन कमीशन ही क्यों ना हो, क्या सबको जनता के जरिए अब चुना जाना चाहिए? जजेस भी जनता के द्वारा चुने जाएं और यह मान लिया जाए कि इस देश में जनता जिन्हें चुनेगी उन्हीं को उस पद पर बैठने की जरूरत है और चुनाव ही सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतीक है। जबकि लोकतंत्र के इस प्रतीक को लेकर भी बहुत सारे सवालिया निशान विपक्ष के राजनीतिक दल लगातार उठा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटा रहे हैं, क्योंकि पहली बार संकेत बहुत साफ है कि राजनीतिक सत्ता जिसे जनता चुनती है वह पूरी ताकत अपने पास रखना चाहती है, वो इंस्टीट्यूशन कोई भी हो। यानी क्रूर कहिए, विभत्स कहिए, इस सियासी राजनीति के दायरे में पिसना इस देश की जनता को ही है, क्योंकि उसके सारे अधिकार उस संविधान से जुड़े हैं जिस संविधान को परिभाषित राजनीतिक सत्ता अपने हिसाब से करना चाहती है। और सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर इस देश में मौजूद है और टकराव उसी बात को लेकर इस देश में खड़ा हो गया है। 3 संकट सबसे बड़े। पहला संकट, कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को अपने अनुकूल परिभाषित अगर कोई राजनीतिक सत्ता करती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? और सुप्रीम कोर्ट की ताकत को चैलेंज अगर चुनी हुई सत्ता करती है तो इस टकराव को लेकर फैसला कैसे होगा? और जब राज्यों के मुख्यमंत्री कहने लगे हमें आपके इंस्टीट्यूशंस की जरूरत नहीं है, कभी सीबीआई की एंट्री इसलिए हमारे यहां होती है कि आप राजनीतिक तौर पर हमें निशाने पर लेते हैं, और बात होते होते गवर्नर तक पहुंच गई, तो इस टकराव पर फैसला कौन करेगा? क्योंकि ध्यान दीजिए, एक दूसरे के आरोप के तहत हर कोई कटघरे में है। और जब देश की समूची व्यवस्था को ही कटघरे में राजनीतिक सत्ता ने अपने कर्मों से कर दिया है, तो व्याख्या करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ही तो बचा। और कॉन्स्टिट्यूशन को परिभाषित करने की ताकत हर कोई अपने पास रखना चाहता है, यह कहते हुए जनता ने हमें चुना है। तो फिर इन 3 सवालों का अंत कहां किया जाए? क्या इस बात को लेकर किया जाए कि इस देश में आने वाले वक्त में भारत की राजनीति और क्रूर होने वाली है? 2024 के बाद की स्थितियां कितनी नाजुक होगी उसके संकेत अभी से मिलने लगे हैं।
और ये संकेत बतलाते हैं कि अब इस देश में राजनीतिक सत्ता के सामने संविधान के मुताबिक चेक एंड बैलेंस की स्थिति खत्म हो रही है। खत्म हो जाएगी क्या? इसी सवाल पर आप सोचिए और समझने की कोशिश कीजिए कि राजनीति को आपने कितनी ताकत दे दी, या उस राजनीतिक सत्ता ने कितनी ताकत अपने लिहाज से बटोर ली जनता के नाम पर, वोटों की तादाद और उसकी संख्या के हिसाब से। यह सोचने और समझने का वक्त, उसके आगे की परिस्थितियों को अब देखना और शायद पहल करने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया।